हमारे पास एक इस्पात यानी कि स्टील का तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें 5 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इस तार से हमने एक 200 किलोग्राम की वस्तु लटका दी है और हमें कहा गया है कि स्टील की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह तार थोड़ी मात्रा में विस्तारित हो जाएगा, तो हमें गणना करनी है कि इस तार की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यह प्रश्न करने के लिए हमें कहा गया है कल्पना करें कि प्रत्यास्थ सीमाओं के अंतर्गत ही सारा काम हो रहा है और यहाँ पर जो यंग गुणांक है यानी कि यंग्स मॉड्यूलस है वह हमें 200 गीगा पास्कल के बराबर दिया गया है। तो अब आइए हम इसे हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि स्टील की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जरा सोचिए कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आखिरकार 100 में से कितना परिवर्तन हुआ है। तो अगर यहां पर जो शुरुआती लंबाई है यानी कि वह लंबाई जब यह भार नहीं लटकाया गया था वह L है और इस भार के लटकाने से जो लंबाई में परिवर्तन है वह डेल्टा L हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई L के लिए जो परिवर्तन है वह डेल्टा L है। अब हमारे सामने यह सवाल है कि अगर शुरुआती लंबाई 100 है तो इसके लिए लंबाई में परिवर्तन क्या होगा। तो अब हमें यही पता करना है। तो इसे करने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम यहाँ पर इनका वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो ऐसा करने से हम कह सकते हैं कि लंबाई 100 के लिए जो परिवर्तन है वह आ जाएगा डेल्टा L गुणा 100 बट्टा L। अब हमें इसी की गणना करनी है, यही प्रतिशत परिवर्तन होता है। अब जरा सोचिए कि क्या हमें यहाँ पर डेल्टा L का मान पता है? नहीं पता है। क्या हमें L का मान पता है? वह भी हमें नहीं पता है। तो आखिरकार अब हम यह कैसे करेंगे? अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह समझ पाएंगे कि यह डेल्टा L बट्टा L जो है यानी लंबाई में परिवर्तन प्रति इकाई लंबाई जो है यही तो हमारी विकृति होती थी, यानी इसे ही तो हम स्ट्रेन कहते थे। और आपको पता होना चाहिए कि हम विकृति, प्रतिबल, हुक का नियम इन सभी चीजों के बारे में पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं। इनका हम यहाँ पर उपयोग भी करने वाले हैं। तो यदि आपको इनमें से किसी भी चीज में दिक्कत है तो मैं कहूंगा कि आप एक बार पहले के वीडियोस जाकर देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। अब हम यही काम करेंगे कि यहां से विकृति ज्ञात कर लेंगे और उसे 100 से गुणा कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि हम विकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर डेल्टा L का मान भी नहीं पता है और L का मान भी नहीं पता है। तो विकृति कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, विकृति ज्ञात करने के लिए हम यहां पर हुक के नियम का उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस विकृति के समानुपाती होता है। और अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हम जिस प्रतिबल की बात कर रहे हैं वह तनन प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहां पर यह जो तार है यह तनाव अर्थात टेंशन का अनुभव कर रहा है। यह 200 किलोग्राम का भार इस तार को नीचे की ओर खींच रहा है और इससे यहां पर तनाव उत्पन्न हो रहा है और हम इसे तनन प्रतिबल कहते हैं। और ध्यान दीजिए, जब भी हम तनन प्रतिबल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम जिस प्रत्यास्थता गुणांक का यहाँ पर उपयोग करते हैं वह यंग गुणांक होता है। अब आइए हम यहाँ पर हुक का नियम लिख लेते हैं। तो हुक के नियम के अनुसार जो हमारे पास अनुदैर्ध्य प्रतिबल है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वह किसके बराबर आता है? और यहाँ पर देखिए, यह जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है यह तनन प्रतिबल है इस स्थिति में। तो यह बराबर होता है हमारी जो अनुदैर्ध्य विकृति है, यानी यहां पर यह जो विकृति उत्पन्न होगी यानी जो स्ट्रेन उत्पन्न होगा वह लिखेंगे और इसके गुणा में हमारा यंग गुणांक आ जाएगा। अब देखिए, y का मान तो हम जानते हैं, हमें यह विकृति ज्ञात करनी है और प्रतिबल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिबल को हम किस तरह परिभाषित करते हैं। प्रतिबल होता है प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स प्रति इकाई क्षेत्रफल। अब देखिए, हमें यहां पर क्षेत्रफल तो पता है, बस हमें प्रत्यानयन बल ज्ञात करना है और अब हम वही काम करने वाले हैं। अब यह काम करने के लिए आइए हम इस तार के यहाँ पर छोटे से भाग को देखते हैं। तो चलिए इस छोटे से भाग को यहाँ पर बना लेते हैं और अब इस छोटे से भाग पर लगने वाले सभी बल हम यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। अब इस भाग पर एक बल तो नीचे की ओर लग रहा है जो कि इस वस्तु के भार के कारण है। तो इस वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, तो नीचे की ओर लगने वाला बल यहाँ पर होगा mg
तो m तो 200 किलोग्राम है, यानी कि द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, और उसको यदि हम g से गुणा कर दें तो हमें बल मिल जाएगा। और देखिए g को हम लगभग 10 मान सकते हैं, तो 200 गुणा 10 करने से हमें 2000 मिलेगा। तो नीचे की ओर जो आरोपित बल है वह 2000 न्यूटन हो जाएगा। तो यह तो हमारे पास में भार आ जाएगा। अब हम यह भी जानते हैं कि यह भाग किसी भी तरह से त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड नहीं है, यानी कि यह साम्य अवस्था में है, अर्थात इक्विलिब्रियम में है और यहीं पर रुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस भाग पर लगने वाला कुल बल 0 है। अब इसका अर्थ है कि इस बल के बराबर ही एक बल विपरीत दिशा में लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2000 न्यूटन बल जो है वह ऊपर की ओर भी लगेगा। अब जरा सोचिए कि यह बल कौन लगा रहा है। तो यह बल असल में इस भाग के ठीक ऊपर वाला यह जो स्टील का भाग है इसके द्वारा लगाया जाता है। तो यह ऊपर वाला भाग ही इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। और अगर हम ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि असल में यही हमारा प्रत्यानयन बल है। अब हम इसके बारे में सोच भी सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से इस 200 किलोग्राम की वस्तु को हटा देते हैं तो ऐसा करने पर यह नीचे वाला बल तो गायब हो जाएगा, और अब इस ऊपर वाले बल के कारण यह जो छोटा सा भाग है इसमें त्वरण उत्पन्न होगा और यह ऊपर की ओर गति करेगा। और ऐसा होने पर यह जो संपूर्ण स्टील का तार है यह अपनी वास्तविक लंबाई में आ जाएगा। तो अब देखिए, यह प्रत्यानयन बल है। हमारे पास अब प्रत्यानयन बल आ गया है, हमारे पास क्षेत्रफल भी है, तो हम यहां से प्रतिबल ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतिबल ज्ञात करने के पश्चात हम यहां पर मान रखकर इस विकृति का पता भी लगा सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान से संबंधित जितना भी काम था वह तो हमने कर लिया है। अब हमें बस बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का यहाँ पर उपयोग करना है और मान रखकर हमें विकृति पता करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और स्वयं से यहाँ पर मान रखकर विकृति का मान ज्ञात करें। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रतिबल लिखना चाहते हैं तो वह होगा प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो प्रत्यानयन बल तो है 2000 न्यूटन और यहाँ पर क्षेत्रफल है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -3 मीटर, और यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात -3 मीटर, और यहाँ पर हमने वर्ग कर लिया है। और बराबर जो यंग गुणांक है वह है 200 गीगा पास्कल, और गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, तो यहाँ पर 200 गुणा 10 की घात 9, और पास्कल का मतलब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और गुणा यहाँ पर यह विकृति जिसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि हम E लिख लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन निरस्त हो जाएगा, और इसी तरह यह जो मीटर स्क्वायर है यह इस मीटर स्क्वायर से निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 2000/5 लिखा हुआ है, तो देखिए हम जानते हैं 20/5 4 के बराबर होता है, यानी कि 5 जो है वह 20 को 4 बार विभाजित कर देता है। इसका मतलब अंश में हमें मिल जाएगा 400, और यहाँ पर नीचे देखिए 10 की घात -3 और इसका वर्ग है। ध्यान दीजिए, जब हमने मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर निरस्त किया था तो यहाँ पर केवल ये दोनों ही आपस में निरस्त हुए थे। यह 10 की घात -3 इसका स्क्वायर, यह तो ऐसे का ऐसा ही है। तो अगर 10 की घात -3 इसका हम वर्ग करते हैं तो हमें 10 की घात -6 मिलेगा, और वह जब ऊपर अंश में जाएगा तो यह 10 की घात +6 बन जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर 400 गुणा 10 की घात +6 मिलेगा। और अब यह बराबर है 200 गुणा 10 की घात 9 गुणा E। तो अब अगर हम E ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ 0 से 0 निरस्त कर लेते हैं, और यह 4 इस 2 से 2 बार विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें E मिलेगा 2 गुणा 10 की घात 6 बटा 10 की घात 9। तो अब देखिए, यहाँ पर 10 की घात 6 है और यहाँ पर 10 की घात 9 है, तो यह 10 की घात 6 - 9 बनेगा, जो कि 10 की घात -3 आ जाएगा। यानी हमारी विकृति आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात -3, और यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं है, और यह अर्थपूर्ण भी है क्योंकि हम जानते हैं कि विकृति एक मात्रकहीन राशि होती है। यहाँ पर मीटर से मीटर निरस्त हो जाता है और हमें विकृति एक मात्रकहीन राशि मिलती है। तो यह हमारी विकृति आ गई है। अब जरा सोचिए कि इस विकृति का मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 मीटर लंबा तार है और हम यहाँ पर 200 किलोग्राम लटका देते हैं,
तो इस तार में जो विस्तार होगा वह 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर का होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 मिलीमीटर का होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और इसे लिख भी लेता हूँ। तो जब तार की लंबाई 1 मीटर है, यानी 1 मीटर लंबे तार के लिए जो विस्तार है वह 2 मिलीमीटर है। जरा सोचिए कि यह कितनी गजब की बात है। इसके बारे में थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे तो यह समझ पाएंगे कि देखिए, हमारे पास एक स्टील का पतला तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उस पर हम 200 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका रहे हैं, यानी इतना ज्यादा द्रव्यमान हम इस तार पर लटका रहे हैं। फिर भी इसमें जो विस्तार है वह बहुत ही कम है, यानी कि 2 मिलीमीटर का विस्तार है। यह इतना कम विस्तार है कि हो सकता है कि हम इसे अपनी आंखों से देख भी ना सकें। तो यह कितनी गजब की बात है। अब इस विस्तार के छोटे से मान को देखकर हमें ऐसा लग सकता है कि स्टील का विस्तार करना असंभव है, या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि स्टील एक पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड यानी कि परफेक्ट रिजिड बॉडी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पर स्टील के लिए विस्तार का एकदम छोटा सा मान इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्टील के लिए जो यंग गुणांक का मान है वह बहुत अधिक होता है, और आगे जाकर हमें यह पता चलता है कि यंग गुणांक के उच्चतम मानों में से जो एक मान है वह स्टील के लिए होता है, और इसी कारण हमें स्टील का उपयोग करना बहुत ही पसंद होता है। अब एक आखिरी सवाल है कि हम यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन भी ज्ञात कर लें। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए या तो हम सीधा ही ऐसे कर सकते हैं कि इस 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 को 100 से गुणा कर दें, तब हमें प्रतिशत परिवर्तन मिल जाएगा। या इसके बारे में कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि इकाई लंबाई के लिए जो परिवर्तन है वह है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो लंबाई जब 100 होगी तो उसके लिए जो परिवर्तन है वह आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, और इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब प्रतिशत परिवर्तन लिख लेते हैं। तो वह आएगा, देखिए, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, और इसे जब 100 से गुणा करेंगे यानी 10 की घात 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए, 2 गुणा 10 की घात माइनस 1, या इसे हम 0.2% भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टील के तार की लंबाई में जो प्रतिशत परिवर्तन है वह है 0.2%। तो स्टील बहुत ही गजब की चीज है।